एच.सी. वर्मा का चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 85 है ये। अ सॉलिड स्फीयर इज सेट इनटू मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a linear speed v in the forward direction and an angular speed v by r in the anti-clockwise direction as shown in the figure. Find the linear speed of the sphere when it stops rotating and when slipping finally ceases and pure rolling starts. तो इस क्वेश्चन में एक ये सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट ये v है और इसका ये एंगुलर वेलोसिटी v बाई r है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अब इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है कि जब ये रोटेशन स्टॉप करेगा उस टाइम लीनियर स्पीड क्या है, और दूसरे पार्ट में जब प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा उस टाइम लीनियर स्पीड क्या है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में कि हो क्या रहा है। ये जो हमारा स्फीयर है इसकी एक लीनियर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v और ये एंगुलर वेलोसिटी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में v बाई r, और इसको या मैं तुम्हें ओमेगा कह सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू v बाई r। तो इस दोनों वेलोसिटी के कारण एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर मैं इसका नाम दे दूं p, तो यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है। स्लिपिंग क्यों हो रहा है? अगर अब मैं लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसके पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है इस v के कारण, यानी कि ये टुवर्ड्स राइट जाएगा और ये ऐसे जाएगा विथ v। उसी तरह ये जो एंगुलर वेलोसिटी है v बाई r, उसके कारण भी ये जो पॉइंट p है यहाँ पे एक वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, यानी कि ये भी एक है, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा r। ओमेगा r भी v हो जाएगा, यानी इन दोनों वेलोसिटी का सम जो है वो दोनों वेलोसिटी जो है वो दोनों एक डायरेक्शन में है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा p है इसकी वेलोसिटी ऑफ p इज मच ग्रेटर देन 0। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मेरा, इनिशियल कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें क्या हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट और ये एक्चुअली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स v हो जाएगी अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ वेलोसिटी की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p है वो स्लाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट करने लगेगा। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर एक्ट करेगा। ये मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F से हमने डिनोट किया। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण अब क्या होगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज करेगी, मतलब ये इसको भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस फ्रिक्शन के कारण एक टॉर्क लगेगा जो इस ओमेगा को डिक्रीज करेगा। साथ ही साथ इस फ्रिक्शन के कारण एक रिटार्डेशन भी आएगा लीनियर मोशन के लिए, तो ये जो मेरा v है ये भी डिक्रीज करेगा। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रोल क्या है कि वो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन, ये जो लीनियर वेलोसिटी है v, इसको भी डिक्रीज करेगा और ओमेगा r है इसको भी डिक्रीज करेगा। रोटेशनल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को भी डिक्रीज करेगा, दोनों डिक्रीज करते जाएंगे। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण क्या है, जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज करेगी और रोटेशनल वेलोसिटी है जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो भी डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करते करते एंगुलर वेलोसिटी जो है मेरा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल 0 दिखा दिया है, इसलिए क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इस स्टेज पे, स्टेज 1 जो क्वेश्चन में पार्ट ए है कि व्हेन द स्फीयर स्टॉप्स रोटेटिंग या स्टॉप्स द एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 0, तो उस स्टेज में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये मेरा ओमेगा इसका 0 हो गया और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ रहेगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ v1। ये v1 क्या होगा वो मुझे भी फाइंड करना है। तो एक्चुअली क्या है, क्वेश्चंस की डायनेमिक्स समझिए। इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल कंडीशन में क्या था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है, उसके कारण फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। उस फ्रिक्शन के कारण ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये भी डिक्रीज करेगी, ओमेगा भी डिक्रीज करेगी। ओमेगा डिक्रीज करते करते ये जब 0 हो जाएगा तो हमारे अपने क्वेश्चन के पार्ट ए या स्टेज 1 पे पहुंचे, उस टाइम इसकी वेलोसिटी v1 रहेगी। तो अगर ये इसकी वेलोसिटी v1 अभी भी है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है p, इसकी क्या वेलोसिटी कितनी होगी, ये अभी भी इट विल बी एक्चुअली दिस वेलोसिटी v1। सो अभी भी जो vp है मेरा ये ग्रेटर देन 0 होगा। मैंने इसको छोटा इसलिए दिखाया है क्योंकि पहले जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा था, अभी उतना ज़्यादा नहीं होके vp इज अभी भी पॉजिटिव है लेकिन ये कम हो गया है। कम क्यों हुआ है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके कारण ये लीनियर वेलोसिटी भी कम हो गई।
तो इनिशियल कंडीशन में क्या था कि लीनियर वेलोसिटी भी v इस डायरेक्शन में है, रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा आर भी इस डायरेक्शन में है, उसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ये हमारी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी और रोटेशनल वेलोसिटी जो ओमेगा है वो भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि इस फ्रिक्शन के कारण एक टॉर्क लग रहा है जो इस ओमेगा को अपोज कर रहा है। डिक्रीज करते करते रोटेशनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनली एक स्टेज आएगा जब वो जीरो हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन के पार्ट ए में फाइंड करना है कि वो जब जीरो होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये जब जीरो हो जाएगा उस कंडीशन में भी क्या है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा P है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ है। वो क्यों रहेगी, वो इस v1 के कारण रहेगी, क्योंकि अभी भी जो मेरा सेंटर ऑफ मास है उसकी लीनियर वेलोसिटी एक v1 वेलोसिटी है जो टुवर्ड्स राइट है। उसके कारण Vp अभी भी ग्रेटर देन जीरो होगा। उस कारण से क्या होगा कि अभी भी जो है फ्रिक्शन फोर्स लगता रहेगा और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो स्टेज 1 हमने लिखा है ये क्वेश्चन का पार्ट ए है कि जब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो हो जाए, इसको मैंने जीरो दिखाया है, जब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो हो जाए उस स्टेज पे वेलोसिटी ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर क्या है, जिसको हमने v1 से डिनोट किया है। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता ही जा रहा है उसके कारण क्या होगा, ये वेलोसिटी और डिक्रीज करेगा, लेकिन साथ ही साथ इस टॉर्क के कारण जो ओमेगा है एक उल्टे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि टॉर्क अभी भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके कारण फाइनली जब हम लोग स्टेज 2 पे आएंगे जो क्वेश्चन में पार्ट बी है, तो क्या होगा, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो और डिक्रीज कर जाएगी और डिक्रीज करके ये कुछ v2 हो जाएगी जिसे हमें फाइंड करना है। और लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी और इसकी कुछ भी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर होगी जो, या ओमेगा 2r होगी जो हमें फाइंड करना है। और इस स्टेज पे क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी है v2 दिस इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके पास दो वेलोसिटी है, एक लीनियर वेलोसिटी v2 इसके कारण और एक दूसरा जो है वो रोटेशन के कारण वेलोसिटी जो पीछे की तरफ है। दोनों वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन क्या है, जीरो है। Vp इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा। सो ये जो मेरा स्टेज 2 है ये प्योर रोलिंग का स्टेज है और यह जो क्वेश्चन में पार्ट बी दे रखा है। अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पर आते हैं कि इसकी वेलोसिटी v1 और v2 क्या होगी। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है यूजिंग डायनेमिक्स, क्योंकि हमने देखा कि सारा कुछ जो v डिक्रीज कर रहा है या ओमेगा इंक्रीज कर रहा है दूसरे डायरेक्शन में, ये सब कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। तो हम लोग एक्चुअल डायनेमिकल इक्वेशन यूज करके भी कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। या दूसरा एक आसान मेथड होता है, रिलेटिवली आसान, वो मेथड होता है यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब भी हम लोग लगाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें एक लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v और एक ओमेगा है इस डायरेक्शन में v बाई आर। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आता है, वो आता है इस चीज से कि टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl बाई dt। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं किसी भी फोर्सेस का, तो इट इज टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, दैट पॉइंट में भी ओरिजिन और ओ। तो सर जब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट ओ, तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम भी अबाउट ओ ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वेशन वैलिड होगा। एक ये पॉइंट होता है। दूसरा ये है कि क्या ये इक्वेशन हर केस में वैलिड है। सपोज हमारा जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो अगर एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl बाई dt, इस वेक्टर इक्वेशन को। अगर मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्सेलरेट कर रहा है तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर हम लोग अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम लोग ओरिजिन को क्या चूज करें। और एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl बाई dt, अगर आप टॉर्क और L दोनों अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, तो अगर वो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है तो भी ये इक्वेशन वैलिड होता है। तो ये सेंटर ऑफ मास की खासियत होती है कि जैसे हमने इस इक्वेशन को अबाउट सेंटर ऑफ मास लेकर चले गए, तो भले वो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करे ना करे, फिक्स्ड हो मूव करे, ये इक्वेशन मेरा हमेशा वैलिड होता है। लेकिन किसी एक अगर जनरल पॉइंट, सपोज यहाँ पे मेरा एक O है, उसके अबाउट अगर इस इक्वेशन को लिखना है तो वैलिड होगा, बशर्ते कि ये जो O है मेरा एक्सेलरेट नहीं करे, क्योंकि जैसे ही ये एक्सेलरेट करने लगेगा तो बहुत तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सूडो फोर्स आएगा, उस सूडो फोर्स के कारण एक टॉर्क आएगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन आती है। तो अब अगर हमें
इस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करने का पड़ेगा कि किस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क और एल निकालें। तो एक ऑब्वियस आता है माइंड में, चलो सेंटर ऑफ मास करके देखते हैं। सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क और एल निकालने में एक नुकसान ये होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने पिछले पार्ट में दिखाया कि इस क्वेश्चन में यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ये मेरा सेंटर ऑफ मास अगर C है तो इसके अबाउट एक टॉर्क होगा F इंटू दिस डिस्टेंस कैपिटल R, जो R है रेडियस। तो इसके कारण टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज नॉट जीरो, देयरफॉर ये जो dl बाई dt इज नॉट जीरो, सो L कंजर्व नहीं रहेगा। सो इसलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग इस क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे तो सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो दूसरा एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन होता है कि ये ले लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो मेरा P है, और अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के अराउंड टॉर्क निकालूं तो वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? देखिए, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें एक फोर्स आएगा जो इसका मास होगा, जो mg वेट होगा, जो mg होगा। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की ओर n होगा, तो n भी P से पास कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, नॉर्मल वेट भी mg भी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से पास कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा है, तो टॉर्क अबाउट P इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो बहुत सारे बुक्स में इस चीज़ को नहीं डिस्कस करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता भी नहीं है, लेकिन आना चाहिए। अभी मैंने बताया कि ये जो इक्वेशन है टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl बाई dt, ये उसी पॉइंट के अबाउट वैलिड होगा अगर वो पॉइंट मेरा, पहली बात, या तो सेंटर ऑफ मास हो या वो पॉइंट एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो। ये जो पॉइंट P है, जब भी रोलिंग मोशन होता है, भले वो विथ स्लाइडिंग हो या प्योर रोलिंग हो, फॉरवर्ड स्लाइडिंग हो, बैकवर्ड स्लाइडिंग हो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P का जो है वो एक्सेलरेशन होता है इसमें, और वो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, लेकिन मैं इसको शो कर सकता हूं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा P है उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है। तो जब इस पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन हो गया तो क्या मैं इस इक्वेशन को टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt को यहाँ पे लगा सकता हूँ? अगर आप आइडियली पूछें तो उसको नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक्स में इसको लगाते भी हैं, सॉल्व भी करते हैं और आंसर करेक्ट आ भी जाता है। तो अब स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि भाई जब ये यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को नहीं लगा सकते हैं तो आंसर कैसे करेक्ट आ जाता है? उसमें भी एक खास बात है। उसमें बात यह है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, टुवर्ड्स C होता है। तो इस एक्सेलरेशन के कारण जो सूडो फोर्स भी लगेगा, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो भी सूडो फोर्स लग रहा है, इसको मैं भी कुछ भी नाम दे दूं, सपोज ये -m एक्सेलरेशन ऑफ P होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑफ P जो भी वेक्टर हो, ये जो सूडो फोर्स है वो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करता है। उस कारण से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट जो है वो टॉर्क जीरो हो जाता है। तो ये एक बहुत ही फाइन पॉइंट है जो बहुत सारे बुक्स में नहीं दी रहती है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम लोग ओरिजिन निकालें तो ये कॉम्प्लिकेशन आता है। तो अब अभी भी आप इस क्वेश्चन को अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt करके निकाल दें, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं करता हूं कि आप इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बदले, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या खासियत है, मैं एक अपना आर्बिट्ररी ओरिजिन यहाँ पे ले लेता हूँ O को, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट ये इस इक्वेशन को मैं लगा सकता हूं, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl बाई dt, और मैं अब शो कर दूंगा कि इस पॉइंट O के अबाउट भी टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होगा। अब देखिए इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क एक्सटर्नल क्या होगा? सबसे पहला तो होगा फ्रिक्शन के कारण, लेकिन ये फ्रिक्शन क्या है? ये जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो सीधे O को क्रॉस कर रही है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? जीरो होगा, हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज पासिंग थ्रू दिस थिंग। और अगर आप यहां से भी देखें तो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू ऑफ एनी फोर्स इज r क्रॉस f। r है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां लग रहा है, इसका r क्या है, इस डायरेक्शन में है, f क्या है, इस डायरेक्शन में है, r और f पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ये हो गया। अब दूसरा देखें n के कारण और mg के कारण। n और mg के कारण ये इसका लीवर आर्म होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस वाला होगा। सपोज ये डिस्टेंस l है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लेते हैं अगर ये डिस्टेंस l है यहां से यहां तक, तो n के कारण जो टॉर्क लगेगा वो n इंटू l हो जाएगा, और mg के कारण वो हो जाएगा वो -mg इंटू l हो जाएगा।
अब क्योंकि n इजिकल टू mg है तो इन दोनों का जो टॉर्क होगा n और mg का वो बैलेंस आउट कर जाएगा और टॉर्क, टोटल टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट O ले लिया था, इस आर्बिट्ररी पॉइंट O के अबाउट जब हम टॉर्क निकालते हैं तो इस फ्रिक्शन के कारण 0 हो रहा है क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर हो रहा है R और F। इस n और इस mg के कारण लगता है कि टॉर्क है, लेकिन दोनों बैलेंस आउट कर जाते हैं क्योंकि n इज इक्वल टू mg। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो n इज इक्वल टू mg होना ही है। n का जो टॉर्क है यहाँ से अगर आप देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, mg का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और n इज इक्वल टू mg, तो ये नेट टॉर्क अबाउट O इज 0। तो टॉर्क अबाउट O इज 0, इसलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट O विल बी कंजर्व्ड। तो टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू 0, देयरफॉर L अबाउट O इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब हमने जो क्वेश्चन में 3 स्टेज दिखाए थे, इनिशियल कंडीशन, स्टेज 1, स्टेज 2, तीनों कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट O विल बी कंजर्व्ड। तो अब हम लोग अगले पार्ट में आते हैं कि इस एंगुलर मोमेंटम अबाउट O क्या होगा। हमने अपने लेक्चर्स में दिखाया था कि कोई भी हमारे पास सपोज एक आर्बिट्ररी बॉडी ये दे रखी है, आर्बिट्ररी रिजिड बॉडी दे रखी है और हमारा एक आर्बिट्ररी ओरिजिन O है। इस ओरिजिन के अबाउट अगर हमें L फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका था कि L अबाउट O मेरा कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, इजिकल टू L ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट O। इस पॉइंट का, इस बॉडी का सपोज यहाँ पे ये एक सेंटर ऑफ मास है, ये इसको मैं C से डिनोट कर देता हूँ, प्लस L अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हर तरह के जनरल रिजिड बॉडी के लिए अगर उसका प्लेन में मोशन हो रहा है आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। उसी को अगर हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो इसको मैंने Lz यहाँ पे लिख दिया है। Lz क्यों लिखा है? क्योंकि मोशन मेरा सारा प्लेन में हो रहा है, तो L जो होगा वो या तो प्लस k डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर k डायरेक्शन में, या माइनस k में, यानी कि L का एक केवल z कंपोनेंट होगा। अगर हमारा मोशन xy प्लेन में हो रहा है तो L जो है एंगुलर मोमेंटम हमेशा z कंपोनेंट ही होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आप याद रखिए L इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है। R मेरा xy प्लेन में है तो जो L है वो xy प्लेन के परपेंडिकुलर होना है। xy प्लेन के परपेंडिकुलर होना है यानी कि वो z डायरेक्शन में होगा, यानी L का एक और एकमात्र कंपोनेंट वो Lz होगा। तो हम Lz को अगर लिखते हैं तो ये m R क्रॉस V है। R जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, इंटू V जो हो गया वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया और उसका हमने एक z कंपोनेंट ले लिया है, प्लस ये जो L अबाउट सेंटर ऑफ मास है वो क्या है? IZ सेंटर ऑफ मास, यानी कि z डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई एक्सिस पास कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इनटू ओमेगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर ओमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। तो ये जो इक्वेशन है मेरा, ये कंपोनेंट इक्वेशन है, या इसको कह सकते हैं आप स्केलर इक्वेशन है। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला एक्चुअली आता कहाँ है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और इसको अगर आप याद करना चाहें तो जैसे आपको कोई किसी नंबर का लॉग निकालना है, देखिए अगर आपको चाहिए कि फाइंड लॉग ऑफ 50 टू बेस से 20, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो हम लोग लॉगरिथम में क्या करते थे? लॉग ऑफ 50 टू बेस 20 नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग एक इंटरमीडिएटरी बेस लेते थे जिसका हमें लॉगरिथम मालूम होता था। तो हम लोग क्या करते थे? निकालते थे पहले लॉग ऑफ 50 टू बेस 10 और इनटू कर देते थे लॉग ऑफ 10 टू बेस 20, क्योंकि ये लॉग 10 कॉमन लॉगरिथम होता है, वो हमें टेबल्स उसकी रहती हैं। तो हमने क्या किया? हमें निकालना था टू बेस 20, क्योंकि बेस 20 मुझे डिफिकल्ट लगा, मैंने पहले 50 का लॉगरिथम बेस 10 पे निकाल दिया और उसके बाद क्या किया? ये जो मेरा नया बेस था उसका लॉगरिथम निकाल दिया पुराने बेस जिस पे हमें निकालना था 20। एग्जैक्टली सेम एनालॉजी यहां पे भी हो रही है। आपको L निकालना है अबाउट दिस पॉइंट O। अब अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट O तो बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं आर्बिट्ररी कहीं पर है, तो मैं कहता हूं ठीक है, डोंट वरी। सबसे पहले इस आर्बिट्ररी जनरल बॉडी की आप L निकाल लें अबाउट सेंटर ऑफ मास, और जब हमने इसको अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तो आप भूल जाइए कि ये एक जनरल बॉडी है, वो क्या कर रहा है। अब आप इस सेंटर ऑफ मास की L निकाल लें अबाउट दिस पॉइंट O। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास जो है इसका एक, तो इस फॉर्मूले की एनालॉजी को आप इसमें देखिए। ये मेरा एक आर्बिट्ररी बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे cm है, इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये vcm है, और ये
पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं RCM लिख सकता हूँ। तो अगर इस आर्बिट्ररी बॉडी की एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट O, तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले मैं इसका L निकालता हूँ अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो ये होता है। अब ये क्यों होता है ये आप सोचिए। अगर आपका एक आर्बिट्ररी बॉडी है और आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट C, तो क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है और आप रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास C पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल हो, ये पार्टिकल हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। तो क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास C से बैठकर देख रहे हैं, तो ये पार्टिकल ना तो मुझसे दूर जा सकता है, ना मेरे पास आ सकता है। यानी कि इसकी वेलोसिटी एकमात्र क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन वेक्टर। यानी कि अगर आप किसी भी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं और वहां पे जितने भी 10 मिलियन पार्टिकल्स आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, वो पार्टिकल ना आपसे दूर जा सकता है, ना पास आ सकता है। यानी कि उसकी रेडियल वेलोसिटी नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। उसकी सारी वेलोसिटी क्या होगी, वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। यानी कि सेंटर ऑफ मास से अगर मैं बैठ के देखूं, तो अगर कोई भी वेलोसिटी होगी, तो बेसिकली क्या मुझे लगेगा कि सारे पार्टिकल्स जो है वो मेरे चारों तरफ इन अ सर्कल मूव कर रहे हैं। यानी कि एक प्योर रोटेशन हो गया, उसमें कोई भी लीनियर वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन नहीं होगा। तो v क्या होगा, ये ओमेगा r हो जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर r है, तो r इंटू वी ओमेगा r, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा sin 91 हो जाएगा, तो ये ओमेगा r स्क्वायर हो जाएगा। और ये सारे r स्क्वायर का अगर आप समेशन कर देंगे, तो ये आपका टर्म I हो जाएगा और I इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये फॉर्मूला सब लोगों ने डिराइव भी किया होगा। ये बहुत सिंपल है कि अगर आप किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं, तो उसका L अबाउट सेंटर ऑफ मास ये होता है IZ सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। अब हमने जब इसका L अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, तो बेसिकली अब हम भूल सकते हैं कि ये मेरा रिजिड बॉडी है क्या है। अब हम कंसंट्रेट करते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास जो एक पॉइंट है, इसका L क्या होगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, R क्रॉस V, और मास को ऐड कर दें तो ये कंपोनेंट आ गया। यानी कि L अबाउट एन आर्बिट्ररी ओरिजिन इज इक्वल टू MR क्रॉस V प्लस IZ सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। तो ओरिजिन आपका O है, तो आप ये जो पहला टर्म है, ये बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस वेलोसिटी से ओरिजिन से मूव कर रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। और दूसरा टर्म जो है वो L अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये स्पिनिंग पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके इस O पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये IZ सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है, एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है इस बॉडी का, और ओमेगा तो आपका है कि किस एंगुलर वेलोसिटी से आपकी बॉडी रोटेट कर रही है। इस चीज को हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं कि सपोज ये आपका सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो अगर आपको फाइंड करना है कि अर्थ का टोटल एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सन क्या होगा, तो वो क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम L, एक तो उसमें ऑर्बिटल कंपोनेंट होंगे जो पहला है L ऑर्बिटल, प्लस दूसरा होगा L स्पिन जो अर्थ की अपनी स्पिनिंग के कारण हो रहा है। इसको हम लोग ऑर्बिटल और स्पिन के टर्म्स में इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि सपोज आपने अर्थ का एंगुलर मोमेंटम निकाला इस सन के रिस्पेक्ट में, तो ये जो पहला टर्म है वो सन और अर्थ के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें RCM आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो अगर सपोज आप अर्थ का निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम किसी दूसरे प्लैनेट के रिस्पेक्ट में, सपोज आप प्लूटो पे चले जाते हैं, प्लूटो का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, L ऑर्बिटल आपका चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि आपका R भी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है। तो अगर आपका अर्थ का निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विथ रिस्पेक्ट टू प्लूटो क्या होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लूटो ये L ऑर्बिटल तो चेंज करेगा, लेकिन जो L स्पिनिंग क्या है वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये L स्पिनिंग जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हमारे अर्थ की। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और अर्थ किस एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो भले आप प्लूटो पे चले जाएं या नेपच्यून पे चले जाएं या किसी एक और आउटर गैलेक्सी पे चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, अर्थ जो स्पिन कर रहा है वो उसी एंगुलर वेलोसिटी से स्पिन करता रहेगा। तो आप कहीं भी दूर से दूर गैलेक्सी में भी जाकर अगर आपको L फाइंड करना हो, तो जो L स्पिनिंग वाला कंपोनेंट है, क्योंकि वो IZ इंटू ओमेगा है और दोनों कांस्टेंट है, IZ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, ओमेगा स्पिनिंग वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, तो ये टर्म हमेशा कांस्टेंट रहता है।
लेकिन अगर आप एक दूर गैलेक्सी पे चले जा रहे हैं, नेपच्यून पे चले जाएं, प्लूटो पे चले जा रहे हैं, तो हर अलग अलग ओरिजिन के लिए ये एल ऑर्बिटल चेंज करता रहता है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं, सपोज ये हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट O है, तो हमने दिखा दिया है कि टॉर्क अबाउट O इज 0, तो एल अबाउट O विल बी कंजर्व्ड। तो एल अबाउट O जब फाइंड करना है तो हमारे पास ये एक वेलोसिटी v है इनिशियली, और ये एक ओमेगा यहाँ पे दे रखा है विच इज इक्वल टू v/r। तो जब हमें एल अबाउट O फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें LZ इसलिए लिखा है क्योंकि वो Z कंपोनेंट ऑफ L को दर्शा रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल अबाउट O के लिए पहले मैं ये सेंटर ऑफ मास, ये मेरा यहाँ पे C है, तो ये वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है, दिस वेक्टर क्रॉस v लेना है। तो ये मेरा r सेंटर ऑफ मास है और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो अगर आपको r क्रॉस v लिखना है, इसमें मैं r सेंटर ऑफ मास कर दूं क्रॉस प्रोडक्ट v, तो आप क्या देख सकते हैं, ये जो r सेंटर ऑफ मास है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, ये है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी। तो ये बेसिकली आप जो कैपिटल R आ जाएगा जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो L ऑफ O लिखेंगे तो आ जाएगा -mr_v। अब ये माइनस क्यों आएगा वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से पोजीशन वेक्टर जो आपका जा रहा है ये किस डायरेक्शन में है, ये है आपके J डायरेक्शन में, वेलोसिटी आपका I डायरेक्शन में है, तो J क्रॉस I इज इक्वल टू -k, इसलिए ये माइनस आ रहा है। इस चीज़ को आप या तो राइट हैंड रूल से लगा के भी देख सकते हैं कि माइनस क्यों आ रहा है, या फिर आप J क्रॉस I वाला भी फॉर्मूला यूज कर लें तो भी आपको आ जाएगा कि -r भी आ जाएगा। अब ये IZ सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा जो आ रहा है, ये ओमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उस कारण से क्या आ जाएगा +2/5 mr² इंटू ओमेगा। ये मेरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है -mrv + 2/5 mr² ओमेगा। तो ये अब जब तीनों स्टेज में आएंगे, ये टोटल और ये एंगुलर मोमेंटम का ये कंपोनेंट है, ये वेक्टर इक्वेशन नहीं, ये बेसिकली L0 हमने जो लिखा है एक स्केलर इक्वेशन है। एंगुलर मोमेंटम का ये Z कंपोनेंट है -mrv + 2/5 mr² ओमेगा। तो स्टेज 1 में हमने क्या दिखाया था कि हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v1 हो जाती है और ओमेगा 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब इसको L0 से इक्वेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -mrv1 प्लस ये वाला कंपोनेंट तो 0 ही रहेगा क्योंकि ये ओमेगा यहाँ पे 0 हो गया है। इनिशियली ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, v/r दे रखी है। आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा -rv + 2/5 rv, क्योंकि ओमेगा को आप v/r लिखेंगे तो ये एक r कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -mrv1। आप इसको सॉल्व कर ले तो आ जाएगा v1 इज इक्वल टू v - 2/5v इज इक्वल टू 3/5v। तो ये वेलोसिटी v1 आ गई जब ये रोटेशन स्टॉप हो रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू आ गई 3/5v। इसी तरह आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज करते हुए आपको अगर फाइंड करना है वो वेलोसिटी v2, जब ये वेलोसिटी v2 इस डायरेक्शन में हो जाए और एक उसका एंगुलर वेलोसिटी भी ω2 आ रहा है, और क्योंकि ये प्योर रोलिंग उस पॉइंट पे स्टार्ट हो गई है तो ω2 क्या हो जाएगा, v2/r होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आप इसको इक्वेट कर दें, ये हो जाएगा -mrv2 - 2/5 mr² इंटू v2/r। ये इक्वेशन समझ में आ गया, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि उस जब स्टेज 2 जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी v2 इस डायरेक्शन में होगी, ω2 इज इक्वल टू v2/r होगा क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है। तो एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल मेरा एंगुलर मोमेंटम था वो -mrv + 2/5 mr² ओमेगा था, ओमेगा इक्वल टू v/r है, और इसको इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम -mrv2 - 2/5 mr² इंटू v2/r। अब ये ध्यान दीजिएगा इसमें माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपका v अगर इस डायरेक्शन में है तो ओमेगा आपका इस डायरेक्शन में ω2 आएगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, बहुत ही आसान है। ये आ जाएगा आपका -v + 2/5v, यहाँ से ओमेगा को v/r लिखेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू -v2 - 2/5v2। तो ये आप इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 3/5v इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 7/5 v2, देयरफॉर v2 इज इक्वल टू 3/7 v। ये सिंपल यहाँ से अलजेब्रा है। बेसिक इसमें फिजिक्स समझने का ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल था वो फाइनली स्टेज 2 जो हमने निकाला था उस पर भी एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा, तो ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद सिंपल अलजेब्रा सॉल्व करें तो v2 इक्वल टू 3/7 v आ गया। इस क्वेश्चन को हमने यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऐसे सॉल्व किया, जो हमारा इनिशियल कंडीशन था तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या था, -mrv प्लस 2/5 mr² ओमेगा, और इस केस में ये भी दे रखा था कि इनिशियली ओमेगा इक्वल टू v/r। ये इक्वल होगा इस कंडीशन में, यहाँ पे जो वेलोसिटी इसकी v1 हमने लिखी तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -mrv1, और क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 0 है तो सेकेंड कोई टर्म नहीं होगा। थर्ड हमें फाइंड करना था v2 की वेलोसिटी और यहाँ पे ओमेगा 2 की वेलोसिटी। अब क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है तो ओमेगा 2 विल बी इज इक्वल टू v2/r। अब ये एंगुलर मोमेंटम जो होगा ये हो जाएगा -mrv2 माइनस 2/5 mr² इंटू v2/r। यहाँ पे माइनस इसलिए आया था क्योंकि जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मेरा ओमेगा 2 जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा प्योर रोलिंग के लिए। तो ये जो है वो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ या अबाउट एनी पॉइंट ले लें तो ये है। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। अब आप इस तीनों इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो इफ पहले दो इक्वेशन से आपको v1 आ गया 3/5 v, पहले और तीसरे इक्वेशन से v2 की वैल्यू आ गई 3/7 v। तो इस क्वेश्चन को अभी हमने यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सॉल्व किया। अब अगर इसको यूजिंग डायनेमिक्स ऑफ फ्रिक्शन अगर सॉल्व करें तो वो कैसे सॉल्व होगा, वो भी बहुत सिंपल है। हमने फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल दिखा दिया कि ये जो वेलोसिटी इसकी v है तो इसके कारण यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, और ये हम जानते हैं कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है, केवल इस फ्रिक्शन के कारण लग रहा है, और वो एक रिटार्डिंग टॉर्क है क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। ये मेरा सेंटर ऑफ मास c है तो इसके अबाउट n और mg के कारण कोई टॉर्क नहीं है, वो हमने देखा है। तो फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो F इंटू r है, और आई सेंटर ऑफ मास 2/5 mr² है इंटू ये अल्फा है, और अल्फा ये रिटार्डेशन है, आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिखा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5f/2mr। अब ये मेरा अगर अल्फा दिया हुआ है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ये है, तो अगर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा 0 माइनस अल्फा टाइम्स टी, यानी कि ओमेगा 0 अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो हमें फाइंड करना है ओमेगा एट एनी टाइम टी। तो इस इक्वेशन से हम लोग कर सकते हैं। इस फ्रिक्शन के कारण एक डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी हो रहा है, वो क्या होगा, उस एक्सेलरेशन को अगर हम लोग लिखें तो वो क्या होगा f/m होगा। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट ए में फाइंड करना था कि फाइंड द वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी व्हेन ओमेगा बिकम्स 0। तो ओमेगा 0 अगर हो रहा है ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 तो वो टाइम क्या होगा, वो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू v/r माइनस अल्फा इंटू टी। तो टाइम क्या हो जाएगा v/r इंटू अल्फा इज इक्वल टू v/r इंटू अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दें 5f/2mr, यानी ये टाइम हो जाएगा 2mv/5f। यानी बेसिकली ये निकल रहा है कि वो टाइम जब ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस टाइम पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, ये हमें टाइम मालूम है जब ये ओमेगा 0 हो रहा है तो t इज इक्वल टू 2mv/5f। अब ये हम लिख सकते हैं vt इज इक्वल टू v0 माइनस at। अब ये vt हमें उस टाइम पे फाइंड करना है, यानी कि v1 की वेलोसिटी फाइंड करनी है, v1 फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी v है माइनस एक्सेलरेशन f/m है इंटू टाइम हमारा है 2mv/5f। तो ये f और f कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आंसर v माइनस 2/5v इज इक्वल टू 3/5v। तो ये एक तरीका है यूजिंग फ्रिक्शन। अच्छा, इसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि नॉर्मली जब भी रोलिंग मोशन हो तो आप f को f इक्वल टू म्यू mg या वो सब म्यू n वो सब ना करें, f को f ही रहने दें, क्योंकि वो अल्टीमेटली जाकर अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो f और f कैंसिल हो जाएगा। और आप रोलिंग मोशन में आप हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू म्यू mg या म्यू n, क्योंकि वो लिमिटिंग वैल्यू होती है। रोलिंग के केसेज में बहुत बार आप ये देखेंगे कि f की जो वैल्यू है वो म्यू n से कम भी होती है, इसलिए जब भी रोलिंग मोशन का क्वेश्चन हो उसको f को f ही रहने दें, ज़्यादा उसके साथ छेड़खानी ना करें। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा
तो इसकी वेलोसिटी माइनस v2/r आ जाएगी। माइनस इसलिए हो रही है क्योंकि पहले ये एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्ट किया था, फ्रिक्शन के कारण पहले 0 हुआ और 0 के बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, तो क्लॉकवाइज को मैं माइनस ले रहा हूँ। v2/r होगा क्योंकि v2 उस टाइम की वेलोसिटी है जब रोलिंग स्टार्ट हो गया है, और प्योर रोलिंग है तो ये v2/r हो जाएगा। माइनस v2/r इज इक्वल टू, अब मैं टाइम को कैलकुलेट कर रहा हूँ उस स्टेज 2 से जहाँ पे मेरा ओमेगा 0 हो गया था, तो मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू टाइम t निकालूंगा, तो टाइम t मेरा क्या आ जाएगा, v2/r इंटू अल्फा, अल्फा इज 5f/2mr, यानी टाइम मेरा हो जाएगा 2m v2 डिवाइडेड बाई 5f। अब ये टाइम ध्यान रखिएगा, ये टाइम कब से कब का टाइम है, जब मेरा ओमेगा 0 हो गया उस टाइम से स्टार्ट करते हुए उस टाइम तक जब मेरा प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये टाइम जो है बेसिकली ये टाइम है स्टेज 1 से स्टेज 2 के बीच का टाइम है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ एट टाइम इस t पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा v0 माइनस at। वेलोसिटी ऑफ टाइम t मैंने v2 निकाल रखा है, v2 हो गया। अब ये v0 जो होगा स्टेज 1 पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, बेसिकली v1 है, माइनस a की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है f/m इंटू टाइम t यहाँ पे दे रखा है 2m v2/5f। अब v1 की वैल्यू मुझे मालूम है, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको v2 की वैल्यू भी आ जाएगी, और वो सिंपल एक अलजेब्रा है, तो v2 की वैल्यू इसमें आएगी 3/7v। यहाँ से यहाँ करना बहुत ही आसान है। तो ये जो फ्रिक्शन वाला मेथड है ये थोड़ा लंबा मेथड है, लेकिन इस मेथड का एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको टाइम भी मिल जा रहा है कि किस टाइम के बाद रोटेशन ओमेगा 0 हो जा रहा है, रोटेशनल वेलोसिटी 0 हो रही है, और किस टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है। ये टाइम आपको यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें सीधा हम लोग कंजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाते हैं, तो हमें वेलोसिटी और ओमेगा निकलता है, टाइम नहीं निकलता है। टाइम जो है वो हमेशा हमें एक डायनेमिक्स के इक्वेशन से निकलता है, और यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो शॉर्टकट मेथड है, आसान है। बस उसमें ध्यान रखिएगा कि आपको जब एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो माइनस कहाँ लेना है, प्लस कहाँ लेना है, क्योंकि अगर आप माइनस प्लस में कंफ्यूजन कर देंगे तो आंसर आपका रॉन्ग आ सकता है। और हमेशा माइनस और प्लस के लिए ये याद रखिएगा कि अगर ओमेगा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप उसे पॉजिटिव में ऐड कर लें, अगर वो क्लॉकवाइज में है तो माइनस ले लें, और अगर ये r क्रॉस v निकालना है तो आप देख लें कि उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में है। हमने यहाँ देखा था j में है तो j क्रॉस i माइनस के है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, और इस फॉर्मूले को यूज करके आप v1 और v2 दोनों फाइंड कर सकते हैं।